नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल लगातार अपना कह सकते हैं रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो सियासी दल हैं वो अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जो बयान भी निकल कर सामने आ रहे हैं उनसे भी ये अंदाजा लग रहा है कि कहीं न कहीं अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए या तो किसी की तारीफ की जा रही है या फिर किसी को घेरा जा रहा है। आप देखेंगे कि एक बार फिर बीएसपी प्रमुख जो है मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लगातार समीकरण बनाने का प्रयास कर रही हैं और कई जगह पर तो ऐसा लगता है कि 2007 में जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती ने चलाई थी, कुछ वैसा ही 2027 में भी वो करना चाहते हैं, क्योंकि 2007 के बाद में लगातार उनकी जो पार्टी है वो सत्ता से दूर रही है, क्योंकि 12 में जब कार्यकाल पूरा होता है उसके बाद में हाशिए पर एक तरीके से मायावती की राजनीति चली जाती है और जो पकड़ उनकी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती थी वो पकड़ दिखाई नहीं पड़ती और 2024 में उनको एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। 2022 में भी उनका महज एक प्रत्याशी चुनाव जीतता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती ने उत्तर प्रदेश में चलाई थी। लेकिन अब यहाँ क्या समीकरण बदल सकते हैं? क्या यहाँ पर कोई बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्या यहाँ पर अब अगर हम चुनावों के मद्देनजर देखें तो क्या 27 से पहले मायावती रणनीतिक तौर पर कोई बड़ी बढ़त यहाँ पर बनाती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि न सिर्फ वो अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर रही है, बल्कि अपने भतीजे आकाश आनंद को भी जिस तरह से उन्होंने आगे किया है और जिस तरीके से अब यहाँ तमाम बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ती हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि वो एक तीर से कई निशाने साधना चाहती हैं। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो यहाँ पर आरएलडी का प्रभाव अच्छा खासा दिखाई पड़ता है और ये भी कहा जाता है कि आरएलडी का दबदबा पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि आरएलडी को कम से कम 73 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान भी दिया जिसको लेकर हर तरफ जो है चर्चा होती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने ये कहा कि हमने चवन्नी को रुपया बनाया और उसके बाद में इस बयान को देखते हुए आरएलडी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा, निशाना साधा कि भाई आप इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और इस तरह से तमाम जो लोग थे आरएलडी के, उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा। लेकिन अब इसमें समाजवादी पार्टी के ऊपर मायावती का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मायावती ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर घेरने का काम किया है, सपा के ऊपर जिस तरह से यहाँ पर करारा तंज कसा है, उसको लेकर भी कई चर्चाएं उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती कि क्या मायावती यहाँ पर कोई बड़ा जो पॉलिटिकल गोल है वो साधना चाहती हैं, क्या यहाँ पर राजनीतिक तौर पर कोई बढ़त बनाना चाहती हैं? क्योंकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसे में अब मायावती ने एक बड़ी पहल करते हुए मेरठ की सरधना सीट पर अपना एक प्रत्याशी उतार दिया है। इनका नाम विनीत बराला है और इनको जो है सरधना सीट के ऊपर कड़ी चुनौती इसलिए भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से संगीत सोम दिखाई पड़ते हैं, जो 2002, 2012 और 17 में चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़े थे। इसके अलावा यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी के अतुल प्रधान जो मौजूदा जो है विधायक है वो नजर आते हैं। ऐसे में दो बड़े चेहरों के बीच में मायावती ने जिस तरीके से यहाँ पर विनीत बराला को उतारा है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस लड़ाई में मायावती का कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन मायावती चूंकि राजनीति की बहुत माहिर खिलाड़ी है, उनको राजनीति करने का ढंग और तरीका बखूबी तरीके से आता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक काट ढूंढने का प्रयास किया है। उन्होंने यहाँ अखिलेश यादव के बयान के ऊपर पलटवार करते हुए कहा कि जो बयान अखिलेश यादव ने दिया कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, वो एक अमर्यादित बयान है, अलोकतांत्रिक बयान है और साथ में वो कहते हैं कि उनके बयान से जाट समुदाय का भी अपमान यहाँ पर होता है। यानी एक तरीके से वो ये कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है
और इससे जाट समुदाय का अपमान होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी जाट समुदाय को साधने का मायावती ने यहाँ पर प्रयास किया है, क्योंकि अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2-3% जाट समुदाय के लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 17-18% के आसपास जो आबादी है वो जाट समुदाय की है। और ये भी देखा जा सकता है कि तकरीबन 40 से 50 सीट ऐसी हैं जिसके ऊपर सीधा सीधा जो जाट समुदाय का वोट बैंक है वो असर डालता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मायावती ने जिस तरीके से यहाँ पर जाट समुदाय को लेकर बयान दिया है कि अखिलेश यादव का जो बयान है वो जाट समुदाय को जो है उनका अपमान करने वाला है, और अखिलेश यादव को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और उनके बयान देने से कहीं ना कहीं जाट समुदाय का अपमान होता है। इसके अलावा कहती हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का अपमान है, आरएलडी का अपमान है, और तमाम उन लोगों का अपमान है जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी मायावती ने यहाँ पर आरएलडी के लिए भी जो है पक्ष रख दिया, साथ में जाट समुदाय के लिए भी पक्ष रख दिया, और इसके अलावा अखिलेश यादव के ऊपर तगड़ा वार कर दिया। यानी एक बयान से उन्होंने कई चीजों को साधने का प्रयास किया है, लेकिन क्या वाकई में मायावती की जो रणनीति है वो यहाँ पर कामयाब हो पाएगी? क्योंकि अगर हम सरदना सीट के ऊपर जो मेरठ के अंतर्गत आती है इस विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो लगभग 1 लाख के आसपास दिखाई पड़ते हैं, और ठाकुर वोट बैंक जो है वो भी 60,000 के आसपास है। जाट यहाँ पर जो है 40-50 हजार के आसपास है, गुर्जर भी 40,000 के आसपास है, और दलित 50,000। यानी अगर जाट और दलितों को मिला दिया जाए तो लगभग ये आंकड़ा 1 लाख के पास चला जाएगा। और वहीं अगर कुछ मुस्लिमों का साथ भी यहाँ पर अगर मायावती के प्रत्याशियों को मिलता है तो उनकी बढ़त यहाँ पर जो है दिख सकती है। यानी एक तरीके से बहुत दूर की सोच लेकर मायावती ने ये बयान दिया है, जहां पर उन्होंने न सिर्फ जाट समुदाय का यहाँ पर समर्थन किया है बल्कि आरएलडी को भी जो है एक तरीके से यहाँ पर ये कहते हुए उनका पक्ष लिया है या उनका समर्थन किया है कि भाई उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनका अपमान करना अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा। इसके अलावा वो ये कहती हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है उनको अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए, उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की फितरत रही है कि किसी के ऊपर भी वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे पहले उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया, जब जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके साथ बिहेव किया था उसको भी उन्होंने यहाँ पर याद किया, और एक तरीके से जो पूरे का पूरा ध्यान दिया या पूरा जो उन्होंने यहाँ पर जोर दिया वो जाट समुदाय के सम्मान को लेकर जोर दिया। ऐसे में क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मायावती कोई बड़ा खेल कर सकती हैं? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मायावती कोई बड़ा समीकरण यहाँ पर साध सकती है? क्योंकि अपने आप में मायावती का नाम काफी बड़ा रहा है, कई बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं, और उनकी पार्टी के तो लोग उनकी तारीफ करते ही हैं, साथ में विपक्षी दलों के लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन कार्यकालों में से एक रहा है। तो ऐसे में मायावती उसी चीजों को सामने रखते हुए या उन्हीं बातों को सामने रख रही है जिससे पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई पड़े, और सिर्फ दलित समुदाय नहीं बल्कि दिगर समुदायों में भी, अलग समुदायों में भी उनकी पकड़ पहले की तरह मजबूत होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि 2007 में उनके लिए कहा गया था कि सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना अगर किसी ने पेश किया तो वो मायावती थी, क्योंकि 2007 में ब्राह्मण, ओबीसी जो है, SC ST, मुस्लिम और भी तमाम समुदाय जो है उनको साधते हुए अपनी एक मजबूत सरकार उन्होंने उस दौरान चलाई थी। तो ऐसे में मायावती को सरकार बनाने का, चलाने का और एक तरीके से सरकार को शानदार ढंग से रन करने का अनुभव है, इसीलिए तमाम लोग उनकी तारीफ करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक हलचलें यहाँ पर मचती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि आरएलडी को लेकर अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से उनको जो है 73 सीटें मिलनी चाहिए।
एक ये भी बात निकलकर सामने आती है और ये भी समीकरण बन के सामने आता है कि अगर अखिलेश यादव 2013 में उनके प्रत्याशी अतुल प्रधान यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो उसमें सबसे बड़ा लॉजिक कारण ये भी दिखाई पड़ता है कि उस समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसलिए जाट समुदाय के तमाम जो मतदाता हैं उन्होंने अपना रुझान जो है अतुल प्रधान की तरफ दिखाया। लेकिन अब जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है तो ऐसे में क्या जाट समुदाय यहाँ पर अपना रुख चेंज कर सकता है? क्या यहाँ मायावती को इसका फायदा हो सकता है? क्या मायावती के जो प्रत्याशी हैं विनीत भराला क्या बड़ा नाम बनकर यहाँ से उभर सकते हैं? ये तमाम तरह के कयास हैं जो अभी फिलहाल लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में मायावती पहले की तरह ही सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना पेश करने वाली हैं और क्या उत्तर प्रदेश में वो एक बार फिर अपनी पार्टी को बड़ी बढ़त दिलाती हुई दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल अभी इस तरह की चर्चाओं को करना थोड़ा जल्दबाजी तो हो जाएगा, लेकिन मायावती जिस तरह की नेता है, जिस तरह से वो सोशल इंजीनियरिंग को साधना जानती है, करना जानती है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव मायावती के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है, क्योंकि 2012 के बाद से बीएसपी लगातार कमजोर होती चली गई है। 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीएसपी का जो मत प्रतिशत रहा उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी देखें, तमाम देश के लिहाज से भी देखें तो मिला जुलाकर 8-9% के आसपास रहा। वो पार्टी जिसको एक तरफा 20-21% जो दलित वोट हैं वो वोट किया करते थे, अचानक से उनका जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ दिखाई पड़ता। वैसे में आरएलडी को लेकर जिस तरह का बयान मायावती ने दिया है उस पर अब आरएलडी क्या कहते हुए नजर आती है और अखिलेश यादव किस तरह का पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होने वाली। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो माहौल बन रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि चुनावी जो समय है वो अब यहाँ से शुरू हो चुका है और तमाम पार्टियां अब उसी को मद्देनजर रखते हुए बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में मायावती के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।